नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और हर शनिवार और रविवार हम आपके लिए लेकर के आते हैं हेल्दी इंडिया का ये खास प्रोग्राम। और हेल्दी इंडिया में हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में। और शनिवार और रविवार ये 2 दिन क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है और इसी वजह से उन बीमारियों पर हम चर्चा करते हैं जो कि चाहे वो मौसम से जुड़ी हुई बीमारियां क्यों ना हो या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रभावी तौर पर उन बीमारियों का नाम सामने आता है तो उन पर भी हम एक डॉक्टर्स का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ता है और साथ ही हम उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन बीमारियों से अगर कोई भी व्यक्ति जूझ रहा है तो उन्हें किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस वक्त उन्हें डॉक्टर से इलाज के लिए उनके पास पहुंचना चाहिए, ये कब समझने की ज़रूरत होती है। और ठीक ऐसे ही आज हमारा टॉपिक है सर्वाइकल पेन, क्योंकि हमने अमूमन ये देखा है कि किस तरीके से लोग घंटों एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं या सिस्टम के सामने यानी कि कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने जब घंटों हम बैठ करके सिस्टम ऑपरेट करते हैं या फ़ोन चलाते हैं तो हमारी गर्दन जिस तरीके से झुकी रहती है, कई लोगों को इन दिनों सर्वाइकल पेन की समस्याओं से जूझना पड़ता है, 2-4 होना पड़ता है। और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है ये समझना कि क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तो उनके लिए नहीं है। कौन सा वो स्टेज होता है जिस वक्त उन्हें डॉक्टर के पास जाकर के इसके बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें पता करना चाहिए कि आखिर ये कितना खतरनाक है और इसके लिए वो क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही आपके लिए फोन लाइंस भी खुली हुई हैं ताकि आप भी हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और डॉक्टर से भी आप अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या अक्सर कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हुए आपकी गर्दन में दर्द होने लगता है? तब आप अपनी गर्दन को चारों ओर घुमाते हैं ताकि थोड़ा आराम मिले। ऐसा करने पर थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल भी जाती है, पर फिर कुछ वक्त बीतने के बाद दोबारा वही दर्द आपको परेशान करने लगती है और गर्दन में अकड़न बनी रहती है। कभी कभी तो ये दर्द हफ्तों तक भी रह जाता है। ऐसा होने पर हमें महसूस होता है कि शायद हम बहुत थक गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है और अपने दर्द को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे लक्षण सर्वाइकल के हो सकते हैं? इसे इग्नोर करना आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। कई बार दर्द दूर करने के लिए आपको कभी पेन किलर तो कभी सिकाई से काम चलाना पड़ सकता है, ये सोचकर कि दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप बड़ी गलती करते हैं। ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह के दर्द को सर्वाइकल पेन कहते हैं। धीरे धीरे ये दर्द गर्दन से बढ़कर कंधों और पीठ तक भी पहुंच जाता है और फिर आपको उठने और बैठने में दिक्कत होने लगती है। इतना ही नहीं, आप अपने गर्दन को भी घुमाने में असमर्थ महसूस करते हैं। दरअसल ये समस्या हड्डियों से जुड़ी है, जिसके होने पर कंधों और गर्दन आदि में भी गंभीर दर्द होता है, जिससे हम सर्वाइकल का दर्द कहते हैं। ये समस्या किसी को भी हो सकती है। आज के दौर में अनियमित दिनचर्या के कारण लगभग हर तीसरे व्यक्ति को सर्वाइकल की परेशानी सहनी पड़ जाती है। घंटों बैठे रहना, गलत पोस्चर में बैठना, झुककर बैठना और कई अन्य गलत आदतों की वजह से भी इस परेशानी का सामना बड़ी तादाद में लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अगर गर्दन में अकड़न लंबे समय से है तो ऐसा किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से सही समय पर इसकी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको ये बताते हैं कि सर्वाइकल पेन के कारण क्या हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं। गलत पोजीशन में सोना, अधिकतर भारी सामान उठाना, गर्दन को बहुत देर तक झुकाए रखना, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना, ऊंचे और बड़े तकिए का प्रयोग करना, हैवी हेलमेट डालकर बाइक राइडिंग करने से भी सर्वाइकल हो सकता है। गलत उठने बैठने और सोने के तरीकों के कारण भी सर्वाइकल हो सकता है।
सर का दर्द, गर्दन को हिलाने पर गर्दन में से हड्डियों के चटकने की आवाज आना, हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना या उनका सुन्न हो जाना, कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना, गर्दन और कंधों पर अकड़न होना। कई बार अन्य कारणों से भी गर्दन अकड़ सकती है, लेकिन गर्दन के अकड़न का कारण सर्वाइकल पेन है या कुछ और? किन लक्षणों को देखकर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है? गर्दन को अकड़न से बचाने के लिए रोज की कौन कौन सी गलतियों को हमें अवॉइड करना चाहिए और इसका इलाज क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्दी इंडिया में, जहां आप सभी के लिए हमारी फोन लाइंस खुली रहेंगी। आप सीधे डॉक्टर से ही सवाल के जवाब जान सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो सर्वाइकल पेन जो कि बेहद ही आम बीमारी इन दिनों बताई जाती है, क्योंकि अमूमन तौर पे आपने देखा होगा, चाहे आप अपने ऑफिस में देखें, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें, तो हर किसी को ये समस्या होती ही है। और चाहे कुछ दिनों पहले से उनको दर्द महसूस हो रहा हो या लंबे समय से वो इससे ग्रसित हो, लेकिन इससे निपटा कैसे जाए, इसे समझा कैसे जाए, इन तमाम सवालों के जवाब हम डॉक्टर से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर से रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निकुंज अग्रवाल। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक है। और डॉक्टर हितेन माथुर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इस बीच एक और गेस्ट भी डॉक्टर की टीम में हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर गौरव सैनी जी, फिजिशियन है आप पेशे से। बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मैं डॉक्टर निकुंज आपसे ही करना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम आम भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो क्या हर दर्द जो हमें गर्दन के पास महसूस होता है, कंधों के पास महसूस होता है, क्या ये सब कुछ सर्वाइकल है या ये कोई और भी बीमारी हो सकती है? और इसे हम समझे कैसे कि सर्वाइकल है या नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इन सब लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गर्दन का दर्द है वो क्या वो वाकई में सर्वाइकल है, क्या उसको किस तरीके से पता लगाया जाए। और गर्दन का दर्द बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे कि हमने जाना गलत तरीके से सोना, मोटा तकिया यूज़ करना, आजकल खासकर लंबे समय तक मोबाइल देखते रहना, गर्दन झुका के लंबे समय तक आजकल सोशल मीडिया पे लोग लगे रहते हैं, उस वजह से कंटिन्यूस गलत पोस्चर में रहने की वजह से भी मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, उसमें भी दर्द हो सकता है। लेकिन ये दर्द आमतौर पर अगर फिलहाल 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। इसको नॉर्मली हम सर्वाइकल का नाम नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, अगर सर्वाइकल दर्द वो होता है जो गर्दन में काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, खास करके अकड़न और दर्द का महसूस ज़्यादा होने लगता है, हाथों में और पूरे बाजुओं में दर्द का होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और धीरे धीरे करके लंबे समय तक रहने के बाद इसमें हाथों में कमज़ोरी आने शुरू हो जाती है, झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है। इन सब कारणों अगर ये सब लक्षण आप में पाए जाते हैं तो ज़रूर इसको समझना चाहिए कि शायद ये सर्वाइकल का एक सिम्टम है और इसके लिए हमें जांच करानी चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर निकुंज, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, साहिल। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये, जब मैं टीवी देखता हूँ तो तब भी दर्द होता है और हम तो गर्दन में ऊपर भी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है। साहिल जी, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, दोबारा से आप अपना सवाल दोहराइए। मेरा जो दर्द जो जब हम जो टीवी देखते तब भी गर्दन दर्द होता है और ऊपर भी नहीं कर सकते, इससे हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये दर्द आपको कब से? ऐसे 2-3 महीने हो चुका है। 2-3 महीने हो चुके हैं, ठीक है। डॉक्टर गौरव जी, रात को सो भी नहीं पाते हैं। ठीक है। डॉक्टर गौरव से मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगी। डॉक्टर गौरव, इनका ये कहना है कि 2-3 महीनों से इनके गर्दन में अकड़न है, दर्द है, लेकिन ये रात को सो भी नहीं पा रहे हैं और जब ये टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, उस वक्त भी इन्हें पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इनके जो भी लक्षण है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित लग रहे हैं। इनको प्रॉपर जांच और इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे और किसी ऑर्थोपेडिशियन से मिलकर इसको देखना चाहिए कि क्या वाकई में सर्वाइकल की वजह से है या कोई और इशू है। एक्चुअली जो एज ए फिजिशियन मैं ये कहना चाहूंगा
कई बार जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो मिसडायग्नोस होता है हार्ट अटैक से, क्योंकि हार्ट अटैक में भी जो पेन रेडिएट होता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ रेडिएट होता है। तो सर्वाइकल के सिम्टम्स भी कुछ कुछ उस तरीके से मिलते जुलते हैं, जिसमें जो पेन है वो रेडिएट होता है हैंड की तरफ। तो प्रॉपर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस करने से पहले हमको एक चीज देख लेनी चाहिए कि कहीं ये ईसीजी करके कि कहीं ये इशू हार्ट का है या वाकई में सर्वाइकल से रिलेटेड है। ठीक है डॉक्टर गौरव, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर राम मोहन चौबे जुड़ चुके हैं बिहार से। बहुत स्वागत है राम मोहन जी आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि आज से 1-1.5 महीना पहले मेरे को अचानक से चक्कर आने लगे और उल्टी होने लगे जी। उसके बाद से मैंने एक कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क किया। मुझे लगा कहीं मुझे हार्ट की तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहाँ पे मेरा इको हुआ, TMT, वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। लेकिन मैम अभी डॉक्टर ने मेरे को सर्वाइकल ही डायग्नोज किया, सब्जियों के बीच में जा पा रहा था। अभी मेरी प्रॉब्लम तो सही है, लेकिन अभी भी जब मैं चल रहा हूँ तो चलने में मेरे को दिक्कत हो रही है। मेरे को बैलेंस की प्रॉब्लम है। मैंने ENT सर्जन से भी अपने कानों की जांच कराई, वो भी मेरा नॉर्मल है। अभी मैं न्यूरो से इलाज करा रहा हूँ, तो मेरे को अभी भी प्रॉब्लम मेरी कम तो हो रही है। मेरे को दर्द कुछ नहीं होता, बट चलने में मेरे को लगता है कि कोई मेरा पैर रोक रहा है और सर मेरा भारी हो जा रहा है। और डॉक्टर अभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बता रहे हैं, तो किस तरह का हमारा मार्गदर्शन करें तो और हम क्या कर सकते हैं। और मेरी एज लगभग 72 साल हो गई। मेरे को यही दिक्कत है कि सर मेरा भारी हो जा रहा है जी, और चलने में मेरे को दिक्कत। ठीक है। मैं आपके सवाल का जवाब डॉक्टर पंकज से लेना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर पंकज आपने भी सुना, क्या ये नॉर्मल है? इस तरीके से कोई अपना संतुलन खो दे रहा है और उससे बहुत ज्यादा चक्कर सा महसूस हो रहा है, सर भारी हमेशा रहना? इस तरह के जो सिम्टम्स आपके हैं वो कब कितने टाइम से आपके आ रहे हैं, जो लक्षण आपने बताया? राम मोहन जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप डॉक्टर के सवाल का जरा जवाब दीजिए। ठीक है। देखिए, इसमें क्योंकि इन्होंने ENT से दिखा लिया, इन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट से भी दिखा लिया है, ECG को करा लिया है, तो एटलीस्ट हमें भी पता चल गया कि कार्डियक इशू नहीं है। ENT का भी इन्होंने दिखा कर रूल आउट कर लिया। बट जो सिम्टम्स जो बता रहे हैं उसमें पैरों में बैलेंस कम हो रही है, दैट इज़ कि कहीं ना कहीं इनके नर्व की इशू है। वो नर्व कंप्रेस हो रही है, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं कि नर्व कंप्रेस हो रही है। तो जहाँ से जो सिम्टम्स लग रहा है उसमें मुझे सर्वाइकल डिस्क की ज़्यादा सिम्टम्स लग रही है। उसके लिए हमें एक सर्वाइकल स्कैन की एक MRI करा के देखनी पड़ेगी। MRI से क्लियर हो जाएगा कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है, जो कॉमनली C5, C6 या C6, C7 जो नॉर्मली नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसके चलते हाथों में वीकनेस, पैरों में भी वीकनेस हो जाती है, चलने में बैलेंस गड़बड़ होता है या चक्कर से आने लगते हैं हमें, जिसको वर्टाइगो या गिडीनेस बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको MRI करा के हम लोग देख सकते हैं। और साथ साथ इनका ब्लड टेस्ट लाइक एक बार हीमोग्लोबिन और विटामिन D3, विटामिन B12 और भी अदर मेडिकल इश्यूज भी, जैसे लाइक BP तो नहीं है इनको या कोई डायबिटिक इश्यूज तो नहीं है, उसको भी रूल आउट कर लेना ज़रूरी है। उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑफ कि इनको क्या निकल के आ रहा है MRI में। अगर और पोस्चर अपना सही करेंगे, बैठने उठने का पोजीशन ध्यान रखेंगे अपना। ठीक है डॉक्टर पंकज, अब तक जितने कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे जुड़े हुए कई और सवाल है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहीन बानू जी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। शाहीन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। साइन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया पहले अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, पहले मैं सभी कॉलर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, कृपया अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर ले और उसके बाद आप अपना सवाल पूछें, ताकि डिस्टर्बेंस इसमें महसूस ना हो। फिलहाल मैं डॉक्टर्स के पास लौट रही हूँ। डॉक्टर हितेन, क्योंकि अब तक हमने जितने कॉलर्स को सुना, हमने डॉक्टर्स को भी सुना, इस पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या ये हमारे डाइट के वजह से भी ऐसे हमें सफरिंग होती है ये सर्वाइकल की, या फिर सिर्फ पोस्चर की वजह से होता है? पोस्चर से तो होता ही है, स्पेशली यंगर जनरेशन में जो हमेशा कंप्यूटर पे या फ़ोन पे रहते हैं। प्लस डाइट से भी डिस्क डिजीज़ होती है। तो अगर कोई
ऐसे खाने खा रहा है जिससे जो ऑक्सीडेटिव स्टेट बनाते हैं जी तो उससे भी सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको खाने में एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने ज़्यादा लगाने चाहिए, जैसे बेरीज, स्ट्रॉबेरीज और वाटरमेलन एंड ब्लूबेरीज। ऐसी चीज़ों से एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है और उससे डिस्क की साइज़ कम होता है, जिससे कि वो नर्व पे कंप्रेस नहीं करती और सर्वाइकल के सिम्टम्स कम आते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर इसमें एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी, जैसे कि कई ऐसे भी पेशेंट्स को हमने सुना जो हमारे साथ कॉलर के तौर पे जुड़े, उनका ये कहना था कि बहुत लंबा समय बीतने के बाद भी बार बार वो डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे हैं, कई अलग अलग बीमारियां भी उससे जुड़ जा रही हैं। तो क्या ऐसा ये नॉर्मली होता है कि अगर किसी को सर्वाइकल का पेन है तो सर्वाइकल के पेन के साथ साथ में और भी नर्व्स इफेक्ट होते हैं? सो अगर गर्दन में ही दर्द है तो प्रॉब्ली पोस्चर की वजह से है, बट अगर किसी को और कोई आर्थराइटिस है और या उम्र उसकी ज़्यादा हो गई है तो और जोड़ भी अफेक्ट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से और जोड़ों में दर्द होना भी स्वाभाविक है। तो सर्वाइकल का इलाज तो जहाँ है वो है ही, और जोड़ों में जो दर्द हो रहे हैं उनके लिए भी एक बार पता करना पड़ता है कि किस वजह से दर्द हो रहा है जी, और उसी हिसाब से उसका भी इलाज होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। इस बीच एक कॉलर दार्जिलिंग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैम जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा बाबा का भी ऐसा ही बीपी था, रिमाटिज्म बोल रहा था ना। सैम जी, आपकी आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है, ज़रा फ़ोन के पास आकर के आप बात कीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। जी हमारा सवाल है, रिमाटिज्म बोलता है ना डॉक्टर साहब जी, इसका क्या इलाज हो सकता है, थोड़ा बता दीजिए ना। आपको किस चीज़ की समस्या है? रिमाटिज्म बोलता है ना, ये जॉइंट में पेन होता है। जॉइंट में पेन होता है? जी ठीक है, आपकी उम्र क्या होगी? जी आपकी उम्र क्या होगी? हमारा जी, आपकी उम्र पहले जानना चाहेंगे ताकि डॉक्टर्स को आपका सवाल समझ करके आसानी हो कि वो आपका जवाब दे पाए। जी 50 अबव है डॉक्टर साहब। ठीक है, 50 अबव। डॉक्टर निकुंज, अगर ऐसे कोई समस्या होती है तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए 50 अबव या जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे हमारे सारे जोड़ों में घिसावट बढ़ती जाती है। चाहे हम घुटनों की बात करें जो हमारा शरीर का सबसे ज़्यादा वजन लेते हैं, चाहे कमर के जोड़ों की बात करें, या जो भी जोड़ है हमारे जो वजन लेते हैं, वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ उनको डीजनरेटिव प्रॉब्लम होने लगती है, जिसको घिसावट वाली गठिया बोला जाता है, और उसी गठिया की वजह से इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि घुटनों का दर्द सबसे ज़्यादा होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, और उसी तरह से कमर का या गर्दन का दर्द, क्योंकि गर्दन हमारे स्पाइन का सबसे ज़्यादा मोबाइल हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा हिलता है, उसमें गठिया के चांसेस होने ज़्यादा हो जाते हैं। और जब ये दिक्कत एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये नसों में दबाव पैदा करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हाथों पैरों में दर्द, कमज़ोरी, चक्कर आना, ये सब हो सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस जोड़ में दर्द होने की बात कर रही थी आप, जिससे हम और ज़्यादा अच्छे से बता सकें आपको। सैम जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर डॉक्टर का सवाल आपने सुना, किस जोड़ों में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक बार वो अगर आप बताएं। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन हम सभी कॉलर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ ज़रूर कीजिए ताकि डॉक्टर्स आपका सवाल अच्छे से समझ पाए और ताकि आपको सटीक तरीके से बता पाए कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगी और डॉक्टर गौरव, आपसे भी जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, क्योंकि आप फिजिशियन भी हैं, तो और इसमें मैं ये बहुत ज़्यादा समझना चाहूँगी कि एज फैक्टर क्या होता है। क्या सर्वाइकल का पेन सिर्फ एक एज पर ही आता है या फिर ये बच्चों में भी आप ये सिम्टम्स देख पाएंगे, बूढ़ों में भी देख पाएंगे, जो जवान होते हैं उनके भीतर भी ये देखा जाता है, या कोई एज लिमिट रहती है? एक्चुअली जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो बेसिकली 40 ईयर्स के बाद जो 40-60 की एज है उसमें कॉमनली मिलता है। इसमें खाली एज रिलेटेड फैक्टर नहीं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो पेन को बढ़ाते हैं, लाइक कोई ट्रॉमा हो। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि जो ये जीन रिलेटेड भी होता है। अगर किसी दादा परदादा को है तो कुछ संभावनाएं ऐसी भी होती हैं कि शायद उनके बेटे या उनके
बेटे के बेटे में भी इस तरह की संभावना हो सकती है। दूसरा मेन फैक्टर जो यंग एडल्ट्स में है, एक तो वो मोबाइल की जो प्रचलन है वो है। अगर आप आई और कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी गर्दन में दर्द रहने की संभावना काफी जो है वो बढ़ जाती है। साथ में ओबेसिटी और शॉर्ट नेक, अगर किसी की ओबेसिटी है और नेक का जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट है तो उसको सर्वाइकल होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक तो है। एज रिलेटेड फैक्टर तो हैं, लेकिन उनके जो कारण हैं वो यंग एज में कुछ अलग हैं और एडल्ट्स में और ओल्ड एज में कुछ अलग है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी मोहन जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ, ये सभी डॉक्टरों को गुड आफ्टरनून। नमस्कार। जो पैनल पे बैठे हुए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। हेलो, जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, डॉक्टर्स ने आपको ग्रीट भी किया है, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ, ये है कि जैसे चलने में थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहता है और गर्दन में काफी मतलब एक जकड़न सी महसूस होती है और प्रॉब्लम। जी हाँ, ठीक है, आप फोन लाइन पे बने रहिएगा। जी हाँ। डॉक्टर पंकज, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? आपको ये प्रॉब्लम कितने टाइम से हो रही है? हेलो मोहन जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो कृपया बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम कितने लंबे समय से है? एक्चुअली दवा भी कोई बता दीजिए प्लीज। नहीं, पहले आप अपनी समस्या बताएंगे, फिर मैं आपको उस तरह से बताऊंगा कि क्या हो सकता है और क्या इलाज कर सकते हैं हम लोग इसकी। हाँ, ये मेरे को कम से कम 10-12 साल से ये प्रॉब्लम है। 12 साल से है, ठीक है। तो आपकी समस्या पुरानी लग रही है। 10-12 से। और आपकी एज कितनी बताए अपने? उम्र आपकी एज क्या होगी मोहन जी? ये एज अभी 60 साल। 60 है। देखिए, तो आप जो पहले किसी जो आप जहाँ भी रहते हैं लोकल एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलके कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन एक बार से फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लीजिए। वो रूट कॉज पता करेंगे कि प्रॉब्लम जो है मस्कुलर स्केलेटल है, मतलब मसल से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, या और भी कोई रीजन है, जैसे बीपी का है, या आप 60 ईयर्स में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे पार्किंसनिज्म हो गया, उससे भी आपको पैरों में वीकनेस होती है, ट्रेमर्स आते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज भी तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन बॉडी में, या किसी तरह के कोई ट्यूमर भी होते हैं। ये आपको एक बार एग्जामिनेशन करके बेटर देख लेते हैं, और उसके बाद बेसिक ब्लड टेस्ट प्लस एक्सरे जो कि मैंडेटरी होती है कुछ हमें डायग्नोसिस करने के लिए, कुछ मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए। तो ये कराने के बाद एक डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा। अगर उससे भी हमें नहीं हो रहा तो हम लोग MRI की से हेल्प ले सकते हैं। MRI से और चीज़ बेहतर ढंग से हम लोग समझ सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली जो आपका सिम्टम्स लग रहा है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही लग रहा है मुझे उसमें, बट वही है कि आपको जब तक फिजिकली हम लोग देख के नहीं करेंगे तब तक कोई दवाई से बता नहीं सकते आपको हम लोग। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर पंकज जी ने यही कहा है मोहन जी कि आपको नियर बाय डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना चाहिए। आप कुछ टेस्ट अपने पहले करवाइए और उसके बाद ही वो डॉक्टर ये तय कर पाएंगे कि वाकई क्या आप सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं। इतना लंबा समय अगर बीत चुका है तो ये कितना सीरियस हो सकता है, ये तभी पता चल पाएगा जब इसका एनालिसिस वो देख पाए, समझ पाए, और इसके लिए आपको डॉक्टर विजिट करने की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस बीच लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। डॉक्टर्स के पास भी हम चलेंगे और भी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल पेन की, क्योंकि सर्वाइकल बहुत ही आम हो चुकी है इन दिनों, और जिस तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर ये माना जाता है कि अगर आपके बैठने का पोस्चर सही नहीं है तो बहुत कम उम्र में भी आपको सर्वाइकल के पेन से दो चार होना पड़ सकता है। इस पर लगातार हमारे साथ आज कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं और उन कॉलर्स से हम एक एक करके बात भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस बीच दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा सवाल ये है, मुझे 3 तरह की प्रॉब्लम है। एक तो जैसे कभी कभी मुझे लेफ्ट आई से लेकर और लेफ्ट नेक तक पेन होता है, उससे मुझे जी भी घबराता है मेरा। दूसरा, मेरे हाथ में लेफ्ट हैंड में हमेशा खिंचाव रहता है, छोटी उंगली से लेकर और पीठ में गर्दन से 3 या 4 इंच नीचे
तक वो एक लाइन जो है उसमें मुझे हमेशा खिंचाव रहता है। और तीसरा मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं आगे झुक के को काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं डेस्क पे बैठ तो कोई अगर मैं बेड पे कर रहा हूँ और आगे की तरफ झुकना पड़ रहा है तो कुछ ही मुझे वो एनर्जी डेवलप होने लगती है। ये मुझे बहुत सालों से प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं क्या एक्सरसाइज या होम रेमेडी या कुछ ऐसा करूँ जिससे कि इसको मैनेज कर सकूँ? ठीक है राकेश जी, लेकिन आप अपनी एज भी एक बार जरूर बता दीजिए। हाँ, मेरी एज 50 है, 50 साल। 50 इयर्स। डॉक्टर हितेन जी, आपसे जवाब चाहेंगे। आपकी एज में सर्वाइकल कॉमन हो जाता है, प्लस आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपका काम कंप्यूटर पे बैठना या लैपटॉप पे बैठना का ज़्यादा है। अगर आपको सर्वाइकल के पेन की वजह से पेन हाथ में भी जा सकता है, जिस तरह के आपका जा रहा है, क्योंकि अगर गर्दन में कोई नस दब रही है तो वो हाथ तक पेन करेगी। तो इसका सोल्यूशन एक तो खैर आपकी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको। कंप्यूटर पे या फ़ोन पे आधे घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली ना बैठें, बीच में उठ जाएं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं नेक की, जो नेक की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के काम आती हैं, वो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं और घर पे 10 से 15 मिनट दिन में 2 या 3 बार अपने आप कर सकते हैं। उससे सर्वाइकल पेन के आने के फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है। तीसरी, आपका कोई भी आपका जो नियरेस्ट डॉक्टर है उसको आपको दिखाना चाहिए, जिससे कि हम डायग्नोज कर सकें कि एक्चुअली आपका सर्वाइकल की वजह से पेन है या किसी और वजह से पेन आ रहा है। तो उसमें कुछ एक्सरेज और ब्लड टेस्ट शायद डॉक्टर कराएंगे, प्लस हो सकता है आपका MRI भी हो गर्दन का, उसको कंफर्म करने के लिए। उसके बेसिस पे आपकी कुछ दवाइयाँ और एक्सरसाइजेज चलेंगी और प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे। सिर्फ दवाई और एक्सरसाइज से नहीं होगा। ये सब करने से आपका पेन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो सकती है सर। ठीक है राकेश जी, हम आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर हितेन ने जो आपको बताया वो ज़रूर फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप हर रोज़ थोड़ा बहुत व्यायाम कर सके तो ये ज़रूर इसे डेली रूटीन बना लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से भी आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। फिलहाल अब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे दूसरे कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभी फातिमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी बहुत ज्यादा है, बहुत जो मैंने अब माफ़ी चाहूँगी पर आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से पहुँच नहीं पाई है। कृपया आप अपना सवाल दोहराएं। लेकिन मुझे घर पर 2 महीने से नहीं, बहुत तकलीफ है मुझे। मेरी पूरी गर्दन में दर्द है, राइट कान के नीचे से पूरे गर्दन में दर्द है, कट में आवाज आती रहती है। आपकी उम्र क्या होगी? मैं कितनी है? अबव 60 जी, 80। ओके 80। ठीक है। अब डॉक्टर गौरव, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर ये अपनी उम्र 80 साल बता रही है और ये कह रही है कि लंबे समय से इनके कंधों में भी और साथ ही साथ गर्दन में भी अकड़न है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो लगता है डॉक्टर गौरव तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन डॉक्टर निकुंज नेकर आप सवाल का जवाब देना चाहिए। देखिए माँ जी, आपकी जैसे आपने बताया 80 साल की उम्र है। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारी जो गर्दन की जो हड्डियाँ हैं उनके बीच में जगह कम हो जाती है, जो डिस्क स्पेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और पीछे की नसों पे दबाव पड़ना ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आपके हाथों पैरों में अकड़न, कमज़ोरीपन, झंझनाहट, सुनपन ये अक्सर पाया जाता है। और जैसा आपने बताया आपकी गर्दन में काफ़ी दर्द और अकड़न होना स्वाभाविक है इस उम्र में। अब इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो क्या आपको नहीं करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आपको गलत पोस्चर में अपने गर्दन को नहीं रखना है। गलत पोस्चर में लंबे समय तक कोई टीवी देखना या मोबाइल देखना ये आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी धचके वाली एक्टिविटीज़ या लचक वाले काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि बाइक राइडिंग या रिक्शे पे जा रहे हैं या धचके वाली कोई चीज़ वो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से गर्दन में और लचक आने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए ये आपको ज़रूरी है समझना, और उसमें सबसे पहला चीज़ है आपको बेसिक एक्सरसाइजेज या व्यायाम
जो आपको करने चाहिए। बेसिक एक्सरसाइजेज आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या डॉक्टर से समझ सकती हैं कि आपको गर्दन की मांसपेशियों को किस तरीके से मजबूत रखना है। कुछ जांचें हैं जो आपको करानी बहुत ज़रूरी हैं, खासकर 80 साल की उम्र में, जैसे कि हड्डी की एक जांच होती है जिसको डेक्सा स्कैन बोला जाता है, जिससे पता लगता है कि हड्डी कितनी कमज़ोर है या कितनी मजबूत है, और आपके केस में कितनी कमज़ोर हड्डी है, उसका कितना अंक आता है, उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इसके साथ साथ आपका कुछ एक बेसिक एक्सरे होना चाहिए गर्दन का, जिससे पता लग जाए कि हड्डियाँ का अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है, और हड्डियों के बीच में जगह कितनी कम है, अगर लचकपन है या इंस्टेबिलिटी है तो वो कितनी है, और अगर हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा जा रहा है या झंझनाहट सुनपन ज़्यादा हो रही है तो एक MRI भी कराना ज़रूरी हो जाता है, जिसमें पता लग जाए कि नसों में कितना प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम उसका सही तरीके से उपचार कर सकें। तो ये सब चीज़ें करा के आप अपने आसपास के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलिए, जिससे वो सही तरीके से दवाइयाँ का उपचार कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आपके सवाल का आपका जवाब मिल चुका होगा। लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेखराज जी। बहुत स्वागत है आपका लेखराज जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल निकुंज जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं का जब मामला आता है तो हमने कई बार देखा है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ हमारा गर्दन है और वहाँ अगर हमें पेन होता है तो कई बार हमें ये भी कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आप हील्स बहुत ज़्यादा मत पहनिए, और एक लिमिटेड उम्र तक ही कहा जाता है कि आप हील्स पहनिए, उसके बाद से आप स्लीपर्स पे आ जाइए, क्योंकि इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या इससे भी सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है? देखिए, पूरे स्पाइन में ही नॉर्मली हील्स हमारा नॉर्मल टेंडेंसी नहीं होती, हमारा शरीर उस हिसाब से नहीं बनाया गया है कि वो हील्स को एकोमोडेट करे। तो अगर हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हील्स पहनते हैं तो पूरे स्पाइन पे ही एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, चाहे वो लंबर स्पाइन हो, चाहे नीचे का हिस्सा हो, चाहे गर्दन का हिस्सा हो, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उसका अलाइनमेंट नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो थोड़े समय तक पहनने में भले ही बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर लंबे समय तक आप हील्स पहने तो इसका नुकसान ज़रूर होता है, और हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और एक साइज से ज़्यादा लंबी हील्स लंबे समय तक नहीं पहननी चाहिए। ठीक है, तो ये खास टिप्स महिलाओं के लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हील्स का उपयोग करती हैं। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बहुत लंबे समय तक नहीं पहन करके रखना है हील्स। खैर, मैं अब आगे बढ़ूंगी क्योंकि लेखराज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेखराज जी, सबसे पहले आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरी रीढ़ की हड्डी 2022 से खत्म हुई है, MRI करवाई थी, तो मैं एंटी की दवाई मेरी चल रही है, एंटी की 1.5 साल से, मतलब नवंबर 22 से चल दिया। ये मेरे को भी बड़ी तकलीफ है, मेरा सारा ये दायां हाथ भी सारा कंधे तक खराब हो चुका है, चल नहीं रहा, काम नहीं करता। ये जी, आपकी उम्र क्या होगी? 75 जी। 75 साल की आपकी उम्र है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। अगर डॉक्टर गौरव आपको आवाज मेरी मिल पा रही है तो आपसे इस सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी। जी, जहां तक मेरे को आवाज आई, इन्होंने कहा कि इनकी शायद टैबलेट चल रही है एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक हार्ट की मेडिसिन है। तो मेरे को ऐसी संभावना ज्यादा लग रही है कि शायद ये जो इनको पेन है वो शायद एंजाइनल पेन होता हो। तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट इवेल्युएट कर लें कि ये प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है या फिर ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है। अगर इनका MRI वगैरह ऑलरेडी हो रखा है तो हम उस तरीके से सोच सकते हैं, अदरवाइज इन्होंने जो टैबलेट बताई है वो तभी ली जाती है जब ऑलरेडी पेशेंट कार्डियक इशू से ग्रसित हो। ठीक है, लेकिन आप इन्हें सजेस्ट क्या करना चाहेंगे डॉक्टर गौरव, क्योंकि उनका ये पूछना है कि इनके कंधे और बाजुओं में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो ऐसे में इन्हें और क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इनको कार्डियक इवैल्यूएशन के आधार पर सबसे पहले इको, और अगर पॉसिबल हो तो स्ट्रेस इको, ये एडवाइस है, और साथ में MRI आपका सर्वाइकल स्पाइन, जिससे हम ये प्रॉपर डायग्नोस बना पाए कि जो कार्डियक जो इशू चल रहा है वो कार्डियक रिलेटेड है और सर्वाइकल रिलेटेड है। ठीक है डॉक्टर गौरव, और उम्मीद करते हैं कि लेखराज जी आपको अपने सवालों को जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पंकज, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने अमूमन तौर पे देखा है कि लोग इसे अवॉइड कर देते, इग्नोर कर देते कि ठीक है आज दर्द हो रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस बेसिस पे तो नहीं होता, लेकिन बीच में 2-3 दिन के गैप के बाद फिर से पेन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है। डॉक्टर पंकज, मैं आपसे पूछ रही थी क्योंकि सर्वाइकल का पेन जब हम जिक्र करते हैं हमने अमूमन देखा है लोग अवॉइड कर देते हैं। ये समझा कैसे जाए कि ये नॉर्मल पेन नहीं है, ये सर्वाइकल का ही पेन है और आपको डॉक्टर विजिट कर लेना चाहिए? अगर कोई पेन आपको रेगुलर बना हुआ है, आपको डे टू डे एक्टिविटी में आपको अफेक्ट कर रही है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उस पर असर पड़ रही है, और आप पेन से डेली जूझ रहे हैं, आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है,
पेन ऐसा जो है कि आपको नेक के पीछे है, आपको ऊपर तक हाथों में नीचे रेडिएट कर रहा है, ऊपर नेक के ऊपर पीछे पीछे जा रहा है, या पीछे लोअर बैक में भी आ रही है, तो ये सर्वाइकल के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे केसेस में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको पहले तो अपने पोस्चर करें, घर पे करेक्ट करके देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पा रहे, थोड़े बिजी शेड्यूल है, तो आप अपनी पोस्चर करेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा आप अपने सिकाई घर पे कर सकते हैं, हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हैं। अपने घर पे मैट्रेस और अपने पिलोस को एक बार चेक कर सकते हैं कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि हम देखा है कि मैट्रेस अगर आपकी सही नहीं है, अगर आप स्प्रिंग मैट्रेस यूज कर रहे हैं या सॉफ्ट मैट्रेस यूज कर रहे हैं, या आप नीचे फ्लोर पे सो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत बार लोगों के साथ होता है, तो उससे बॉडी में एक स्टिफनेस आ जाती है। अगर आपकी पिलो या तकिया आपकी सही नहीं है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर्वाइकल पेन में। तो अगर वो आपकी सही नहीं है तो उसको चेंज कर लें और अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दें। थोड़ी सी पेन जिससे कम हो, आप रेगुलर एक्सरसाइजेज करें। और उसके बाद फिर अगर आपको लग रहा है कि पेन बनी हुई है तो आपको फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, उसके हिसाब से आपकी फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर पंकज, क्योंकि आपने जिक्र किया, हमारे साथ इस बीच खैर एक कॉलर जुड़ चुकी है, आलिया। आप प्लीज़ फोन लाइन पे बने रहिएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने जिक्र किया कि मैट्रेस से भी प्रभाव पड़ता है, हम किस चेयर पे बैठ रहे हैं, हम किस मैट्रेस पे सो रहे हैं या किस पिलो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अक्सर सुना है लोगों को ये कहते हुए कि अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, आप पिलो मत यूज़ कीजिए, बिना पिलो के सोइए। क्या ये सही है या गलत होगा? नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर आपको नेक पेन है या बैक पेन है तो आपको पिलो यूज़ करनी चाहिए, बट हाँ उसकी जो थिकनेस या जो ऊंचाई बोलते हैं बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए। आइडियली जो पिलोज का जो रिकमेंडेशन होता है वो 4 to 6 इंच हम लोग बोलते हैं कि 4 से 6 इंच का ही पिलो यूज़ करनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा आप बल्कि हैं थोड़ा सा, तो आपकी पिलो थोड़ी सी थिकनेस बढ़ सकती है, बट उसकी विदाउट पिलो तो नहीं सोनी चाहिए। और बट उल्टा भी होकर भी नहीं सोना चाहिए। बहुत बार लोग उल्टा पेट बोलते हैं, मैं पेट के बल सोता हूँ, वो भी गलत पोस्चर है सोने का, उससे भी आपकी नेक पेन बढ़ सकती है। अगर आप एक करवट होकर सोते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो उसमें भी आपको पिलो का खास ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आपकी पिलो की थिकनेस बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पतली होगी तो फिर रात को सोते समय आप नेक के नीचे हाथ रखकर सोएंगे, फिर वो नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो उस समय भी आपको पिलो का थिकनेस आइडियली थोड़ी सी बढ़ा कर रखनी पड़ेगी। प्लस मैट्रेस भी आपकी सही होनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड मैट्रेस नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जो मीडियम बोलते हैं, मीडियम फॉर्म मैट्रेस या ड्यूरा फॉर्म मैट्रेस या मेमोरी फॉर्म मैट्रेस का यूज़ करना चाहिए आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल, देखिए दर्शकों के लिए बेहद ही बोनस पॉइंट मैं इसे कहूँगी कि अगर, क्योंकि हम सोते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखिए जो डॉक्टर पंकज ने बताया है। और इस बीच हमारे साथ आलिया क्योंकि जुड़ी हुई है। आलिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। जी मैम। जी आलिया जी। हाँ, मेरे पीठ बहुत दर्द होती है जी। और कंधे से लेके कंधे वाले जो गर्दन वाली हड्डी है जी, उसमें भी दर्द होता है। क्या कैल्शियम की दवा खाना मेरे लिए जरूरी हो गया है क्या? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फोन लाइन पर बने रहिएगा, लेकिन पहले अपनी उम्र बता दीजिएगा जरूर और कितने लंबे समय से दर्द है? जी 40 इयर्स है। 40 इयर्स है, ठीक है। डॉक्टर हितेन, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगी। क्या वाकई इन्हें कैल्शियम की दवाई खानी चाहिए या कोई और आप प्रोसेस बताएंगे? नॉर्मली महिलाओं में कैल्शियम की ज़रूरत मीनोपॉज के बाद पड़ती है, जब उनके महीने बंद हो जाते हैं। बट अगर आपका विटामिन डी कम है या आपको न्यूट्रिशनली आप डेफिशिएंट हैं, तो एडिशनली कैल्शियम अलग से लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका आहार ठीक है, आप कैल्शियम रिच फूड्स खा रही हैं और आपका विटामिन डी ठीक है, या आप एटलीस्ट आधा घंटा रोज़ धूप में रहती हैं या विटामिन डी ठीक से बन रहा है, तो अलग से कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी डेफिशिएंसीज निकली या ब्लड टेस्ट में आपकी कुछ विटामिन डी की कमियां निकली, तो कैल्शियम अलग से लेने की ज़रूरत है। बट मीनोपॉज के बाद मोस्ट वुमेन का एक हार्मोन कम हो जाता है, उसकी वजह से विटामिन डी और बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे कैल्शियम लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है डॉक्टर हितेन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब ज़रूर मिल गया होगा आलिया जी। और हमारे साथ एक और कॉलर प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मैंने 2-3 महीने पहले MRI करवाया था जी। तो मेरे को L5S1 की शिकायत है मैम जी। तो मेरे को उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है मैम, लेटने में भी बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, आपकी एज क्या होगी? प्रमोद जी आप दोबारा अपनी बात दोहराइएगा क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ पाई हम तक।
मैम 29। ठीक है, मुझे लग रहा है ये आपके टीवी सेट का वॉल्यूम है जो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। मैं आपके सवाल को लेकर ही डॉक्टर निकुंज से ही जवाब जानना चाहूँगी। डॉक्टर निकुंज, क्योंकि उम्र 29 साल है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, ऐसे में क्या सजेस्ट करेंगे? जैसा कि हम सुन पाए यहाँ पे कि आपकी 29 साल उम्र है और आपका MRI 2-3 महीने पहले हुआ था, जिसमें L4, L5 या L5S1 में कोई एक जगह पे कुछ दिक्कत का आपने बताया हमें। अक्सर इस उम्र में डिस्क का बाहर निकलना बहुत कॉमन पाया जाता है, जो कि हो सकता है कि कोई लचक आ गई हो कमर में, या फिर आपने कोई झटके वाली एक्टिविटी करी हो जिसकी वजह से कमर में हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है या जिसको डिस्क बोलते हैं हम, वो अपनी जगह से हट के बाहर आ जाती है और पीछे नसों में दबाव पैदा करने लगती है। जब ऐसा होने लगता है तो उस वजह से पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है, पैरों में झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है और कमर का दर्द बढ़ जाता है। अगर ये 2-3 महीनों में कोई एकदम हुआ है, एकाएक आपको ये प्रॉब्लम करने लगा है, तो ज़रूर आपको अपने MRI का डिस्कशन करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ। और अगर वो डिस्क एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा आगे आ गई है या नसों का प्रभाव, नसों में दबाव बहुत ज़्यादा पड़ गया है, तो इसमें हो सकता है कि हमें दवाइयों से हटकर कुछ प्रोसीजर या कोई सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े। नहीं तो अगर ग्रेड 1 है या फिर छोटे लेवल की डिस्क है तो हम कुछ दवाइयों से, एक्सरसाइज से इसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर गौरव, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर रोशनी जुड़ चुकी है। रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर गौरव, मैं आपसे अब ये जानना चाह रही थी, जैसे कि अभी डॉक्टर निकुंज ने भी बताया कि किस तरीके से कई बार जब तक किसी भी अगर पेशेंट को करीब से हम देख नहीं लेते हैं या फिर उनकी रिपोर्ट हम नहीं पढ़ लेते, तो ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है कि आखिर वाकई उन्हें दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन अगर कभी सर्जरी की सिचुएशन बनती है तो ऐसे में ये मैं आपसे समझना चाहूँगी कि वो स्टेज कब आता है? जी बिल्कुल, एक्चुअली जितनी भी स्पाइनल इंजरीज हैं, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन कर रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है, या पेशेंट का अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, आप बार बार यूरिन के लिए जा रहे हैं, या रेडिकुलोपैथी ज्यादा हो रही है, हाथों में झंझनाहट, सुनपन, चल पाने में दिक्कत हो रही है, या आपको किसी सामान को पकड़ने में, होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेसिकली अगर MRI आपका नर्व स्पाइनल कॉर्ड पे किसी भी लेवल पे कंप्रेशन है, तो शायद ऑर्थोपेडिक या न्यूरोसर्जन उस चीज के बारे में विचार करते हैं कि हमको उसको सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर गौरव, क्योंकि समय का अभाव है तो डॉक्टर गौरव एक लास्ट छोटी सी टिप मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल का एक ही तोड़ है, आप अपनी पोस्चर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, गर्दन को बीच बीच में रेस्ट देते रहें। अगर आप कंप्यूटर पे लंबे समय तक सिटिंग कर रहे हैं तो आई और कंप्यूटर का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। आप ऊपर ना नीचे की तरफ लंबे समय तक ना देखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जो इसमें टेंस एक्सरसाइज है या नेक रोटेशन की जो एक्सरसाइज है उन पे प्रॉपर ध्यान दें। योगा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कंप्लीटली क्योर कर सकती है। और अगर आप हैवी वेट हैं या आपके नेक का पोस्चर ज्यादा है, जो नेक का मास ज्यादा है, आप उसको कम करने के लिए वेट रिडक्शन एक्सरसाइज करें। ठीक है डॉक्टर गौरव, तो हमारे साथ आज डॉक्टर निकुंज अग्रवाल, डॉक्टर गौरव सैनी, डॉक्टर पंकज कुमार और डॉक्टर हितेन माथुर मौजूद थे और आपके तमाम सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की। डॉक्टर्स, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ऑडियंस के सवालों का जवाब देने के लिए। और हेल्दी इंडिया ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई, आपकी सेहत से जुड़ी हुई, और आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होता है किसी बीमारी को लेकर के, तो आप हमसे हर शनिवार और रविवार जुड़ सकते हैं। और जिस दिन हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं उस टॉपिक को लेकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से सीधे, क्योंकि फोन लाइंस लगातार आप लोगों के लिए खुली होती हैं। अब अगली मुलाकात होगी आप सभी से हेल्दी इंडिया में शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए आप तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।